अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं नावल तेरे इश्क का आंचल की किस्त नंबर 3 लेकर आई हूँ। ये नावल किस्त पोस्ट हुई थी तो मैं इसको अब यूट्यूब पे पोस्ट कर रही हूँ। तो चलें ये एपिसोड शुरू करते हैं। इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी जाना और सबको फेस करना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो जो इतने दिनों से ख़ुद को हौसला देकर मजबूत कर रही थी, सबके पूछने पर वो फिर से कमज़ोर पड़ रही थी। आज का दिन यूनिवर्सिटी में अंजा ने जैसे भी गुजार लिया था। वापसी पर अज़लान इसे लेने आ गया था। दोनों में खामोशी थी। अज़लान ने भी बात करना मुनासिब नहीं समझा था। आप ही को मेरा सलाम कहना, मैं आ जाता अंदर, लेकिन मुझे अस्पताल जाना है। घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए अज़लान ने अंजा को कहा। मुख्तसर जवाब देकर अंजा गाड़ी से उतर गई थी और अज़लान अस्पताल के लिए निकल गया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं आ गई हूँ। घर में दाखिल होते ही अंजा ने कहा और जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ी थी, इसे ड्राइंग रूम में हसीब की आवाज़ सुनाई दी। अंजा ने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी को देखा, जहाँ दोपहर के 3 बज रहे थे। इस वक्त हसीब ऑफिस में होता था, लेकिन आज घर पर किसी के साथ बातें कर रहा था। कहीं हसीब भाई बाबा जान के केस के बारे में तो किसी से बात नहीं कर रहे। यही सब सोचते हुए अंजा के कदम वहीं रुक गए थे। क्या हुआ अंजा, ऐसे क्यों खड़ी हो? दरक्षा के हाथ में चाय की ट्रे थी। किचन से निकलते हुए उसने अंजा को देख लिया था। दरक्षा की आवाज़ पर अंजा यकदम चौंक गई। नहीं भाभी, कुछ नहीं, वो बस हसीब भाई आज घर पर हैं क्या? और अंदर कौन आया है? अंजा ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा। अंजा तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आकर बताती हूँ। अभी मैं ये चाय दे आऊँ। दरक्षा ने अंजा को आंखों से ट्रे की तरफ इशारा करते हुए नरम लहजे में कहा। ठीक है, अंजा ने गहरे सांस के साथ कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। इतना कुछ होने के बाद अब वो किसी भी नागहानी हालात का सामना करने को तैयार थी। थोड़ी देर बाद ही दरक्षा अंजा के कमरे में आई। दरक्षा ने अंदर आते ही अंजा को आवाज़ दी। अंजा कमरे में नहीं थी। दरक्षा वॉशरूम की तरफ गई तो इसे शावर की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ से पलटते ही दरक्षा अंजा की अलमारी की तरफ बढ़ी। इतनी देर में अंजा वॉशरूम से बाहर आ गई थी। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? अंजा ने अपनी अलमारी की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ से दरक्षा इसके लिए कपड़े निकाल रही थी। हाँ अंजा, सब ठीक है। हाँ अंजा, सब ठीक है सब। तुम जल्दी से ये सूट पहनो और मेरे साथ नीचे चलो। दरक्षा ने हल्के जामुनी कलर का सूट अंजा की तरफ करते हुए कहा। लेकिन भाभी वो क्यों, क्या हुआ है? वो तो मुझे बताएं। अंजा ने सूट पकड़ते हुए कहा। अंजा, तुम्हें याद होगा पिछले माह तुम्हारे बाबा जान के एक दोस्त आए थे, जिनसे तुम भी मिली थी। आया याद क्या? वो तुमसे मिलने आए हैं। दरक्षा अंदर की बात छुपा गई थी। ओह हाँ, वो याद है मुझे। बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन इन कपड़ों में क्या है? अंजा ने कहते हुए अपने पहने हुए लिबास की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं है इन कपड़ों में, बस मैं ये चाहती हूँ तुम ये पहन लो। दरक्षा की बात पर अंजा ने मज़ीद कुछ नहीं कहा था। अंजा ने मुस्बत में सर हिलाया और कपड़े तब्दील करने वो दोबारा वॉशरूम की तरफ चली गई थी। दरक्षा बेताबी से अंजा का इंतज़ार कर रही थी। जैसे अंजा बाहर आई, वो दरक्षा को देखकर फिर से चौंक गई थी। इसे लगा था कि दरक्षा चली गई होगी, लेकिन वो कमरे में ही थी। दरक्षा पर एक नज़र डालते हुए बगैर कुछ कहे अंजा शीशे के सामने खड़े होते अपने बालों को सेट किया और सर पे दुपट्टा सेट करते हुए दरक्षा की तरफ मुड़ी। चलें भाभी। अंजा के कहने के बाद दोनों कमरे से निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा अंकल। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही अंजा ने मुर्तज़ा बेग को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरी बच्ची, मेरे पास आकर बैठो। मुर्तज़ा बेग ने प्यार भरे लहजे में अंजा को अपने पास बैठने का कहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ था सुनकर बुरहान साहब के बारे में। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बिज़नेस के हवाले से। बहुत अच्छे इंसान थे वो। मैं आया था जब बुरहान साहब की नमाज जनाजा थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मुर्तज़ा बेग ने अंजा के सर पर प्यार देते हुए कहा, जिस पर अंजा की आंखों में नमी आ गई थी। मुर्तज़ा बेग की बातें सुनकर अंजा को एक बार फिर अपने बाबा जान की याद आ गई थी। मुर्तज़ा बेग की बात पर अंजा कुछ नहीं बोली। हंसी, बेटा, मैं बस ये कहने आया था कि अब मेरी इमारत मुझे दे दो। अब अंजा मेरी और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है। मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर अंजा जो सर झुकाए बैठी थी, इसने फ़ौरन अपना सर उठाकर अपने भाई हसीब और दरक्षा की तरफ देखा। अंजा, बाबा जान ने तुम्हारा रिश्ता मुर्तज़ा अंकल के बेटे से तय कर दिया था जिस दिन मुर्तज़ा अंकल आए थे। बाबा जान बस ये चाहते थे कि तुम एग्ज़ाम दे दो, फिर तुम्हें बता देंगे और तुम दोनों की मंगनी कर देंगे। हसीब की बात सुनकर अंजा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इस दिन जब
मुर्तज़ा बेग इस पर इतनी मोहब्बत निछावर कर रहे थे, इसके बाबा जान के सामने इसकी कोई और वजह नहीं थी। वो तो इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुके थे, इस ज़िंदगी का जिस पर इसका अपना हक था और इसको खबर तक नहीं थी। हसीब की बात सुनकर अंजा फ़ौरन वहाँ से उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई थी। वो बाहर आते ही उसने अपना सांस अंदर की तरफ खींचा था। क्या मेरे लिए ये घर तंग पड़ गया है जो मुझे अब यहाँ रहने की भी कोई इजाज़त नहीं दे रहा? और बाबा जान ने कब ये फ़ैसला किया था? वो तो हर बात मुझसे पूछ कर करते थे। दिल में हज़ारों शिकवे लिए अंजा भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो औंधे मुँह बेड पर लेटी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खोला। दरक्षा पहले अंदर आई, इसके पीछे हसीब था। इन दोनों को देखकर अंजा फ़ौरन उठकर बैठ गई थी। हसीब ने दरक्षा को आंखों से इशारा करते हुए बाहर जाने का कहा था। दरक्षा ने एक नज़र अंजा पर डाली और कमरे से बाहर आ गई थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हसीब अंजा के पास ही बेड के किनारे पर बैठ गया था। जी मैं ठीक हूँ, अंजा ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। अगर तुमने शादी नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, मैं इनकार कर दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी ज़्यादा अजीज़ है। हसीब ने अंजा का हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जिस पर अंजा खामोश रही। मुझसे बाबा जान ने बात की थी, लेकिन तब मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम्हारा रिश्ता ही फाइनल कर देंगे। मुर्तज़ा साहब ने पापा जान के मैसेज भी दिखाए हैं मुझे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया इनको, क्योंकि आज तक बाबा जान ने हमारे लिए जो सोचा वही हमारे लिए बेहतर था। मुझे लगा कि बाबा जान ने तुम्हारी शादी अगर मुर्तज़ा साहब के बेटे से तय करने का सोचा था तो उन्होंने कुछ बेहतर ही देखा होगा। लेकिन अगर तुम राज़ी नहीं हो तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। हसीब ने बात मुकम्मल करते हुए अंजा की तरफ देखा था। आज इसके चेहरे पर गहरी खामोशी थी। वो अंजा जो बातें कर करके इसके सर में दर्द लगा देती थी, आज वो खामोशी से आंखें चिपकाए बगैर वो हसीब को देख रही थी। मुझे कोई इतराज़ नहीं है हसीब भाई, बाबा जान अगर बाबा जान कि इसमें रजामंदी थी तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, अंजा ने संजीदा लहजे में कहा और फिर चुप कर गई थी। आज इसे अपने भाई के चेहरे पर वो परेशानी दिखाई दे रही थी जिसको वो बयान नहीं कर सकती थी। वो इस ऊपर से तो खुद को मजबूत रख रहा था, लेकिन अंदर से वो भी टूट चुका था। अंजा ने हसीब के चेहरे को देखते ही एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया था कि वो अब अपने भाई को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। मुझे खुशी हुई कि तुम राज़ी हो गई हो। मैं मुर्तज़ा साहब को कॉल करके डेट फिक्स करने का कहता हूँ, तब तक तुम्हारे पेपर्स भी हो जाएंगे। हसीब ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गया था। हसीब के जाते ही अंजा बेड पर ढेर हो गई थी। इसकी नज़रें छत पर लग गई थीं। क्या किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है जिसको एक नज़र भी ना देखा हो, ना बात की हो, इसकी पसंद नापसंद भी ना पता हो और ना ही इससे मोहब्बत हो? क्या मैं ऐसे शख्स पर एतबार कर सकती हूँ जिसको मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसके हवाले करने जा रही हूँ? इसका मैं नाम तक नहीं जानती। खुद से सोचते हुए अंजा ने गहरा सांस लिया और उठकर बैठ गई थी। शायद मेरे पास यही एक रास्ता है जिससे मैं अपने बाबा जान को बेगुनाह साबित कर सकूंगी। यहाँ सीबाई कुछ नहीं करने देंगी और रजलान को इस मामले में मैं नहीं डाल सकती। एक ही रास्ता है, लेकिन क्या वो मुझ पर एतबार करेगा, मेरे साथ कदम मिलाकर चलेगा, मेरी मदद करेगा? मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है कि मैं इस पर एतबार करके ये सब बता दूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ ज़रूर देगा। जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ बना रही हूँ वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। अंजा ने सोचते हुए साइड टेबल पर पड़ी अपने बाबा जान और माँ की तस्वीर उठाकर इस पर होंठ रख दिए थे। डैड कहाँ है? ज़मान ने टीवी लॉन्च में आकर शहरयार से पूछा, जो अपने मोबाइल पर बिजी था। वो खैरियत है? आज ऑफिस से आते ही डैड का पूछ रहे हो? लगता है कोई ख़ास बात होगी। शहरयार ने आंखें सुखेड़ते हुए ज़मान को देखा जो अपनी शर्ट के बाजू के बटन खोल कर इसे फोल्ड कर रहा था। अपने छोटे से दिमाग पर जोर ना दिया करो, जो पूछा है वो बस बता दो, और अगर ज़्यादा शौक है ना जानने का तो जब मैं बात करूँगा डैड से तो खुद सुन लेना। ज़मान ने सोफ़े की बैक से टेक लगाते हुए शहरयार को कहा। ओह अच्छा, तो ये बात है, फिर तो मुझे मालूम करना ही पड़ेगा डैड कहाँ है। शहरयार ने ये कहते हुए फ़ौरन मुर्तज़ा बेग का नंबर मिलाया। पहली बेल होते ही कॉल आगे से कट हो गई थी। क्या बात है जो मुझे यूँ कॉल कर रहे हो? मुर्तज़ा बेग घर आते ही टीवी लॉन्च की तरफ आ गया था। मुर्तज़ा बेग की आवाज़ सुनकर ज़मार और शहरयार दोनों अपनी जगह से उठ गए थे। वो डैड? ज़मार भाई पूछ रहे थे। शहरयार ने डरते डरते कहा। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम दोनों के साथ मिल जाओ तो मैं तुम दोनों से कुछ बातें कर लूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने एक साथ बैठकर चाय नहीं पी। मुर्तज़ा बेग की नज़र ज़मार पर थी जो अब बैठ चुका था। आज खैरियत हो? बाप बेटे दोनों ने एक दूसरे से बात करनी है, शहरियार ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और सोफे पर बैठ गया था। डैड मैंने आपसे बात करनी थी, बताना था कुछ। ज़मार पॉइंट पर आ गया था। वो ज़्यादा तहमीद पाने वालों में से नहीं था। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, मुर्तज़ा बेग ने टांग पर टांग रखते हुए कहा।
آپ کو انکل فیروز علی کے گھر جانا ہوگا۔ زمار کی بات سن کر مرتضیٰ بیگ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ کوئی فنکشن یا بزنس پارٹی ہے کیا؟ مرتضیٰ بیگ فیروز علی کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے مرتضیٰ بیگ کی گڈ لسٹ میں فیروز علی کا نام نہیں تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میرے لیے مہرش کا رشتہ لے کر جائیں گے؟ زمار کے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی، مرتضیٰ بیگ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ شہریار کو پتہ چل گیا تھا کہ ماحول گرم ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے خاموش رہنے کے۔ کیا کہا تم نے؟ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ وہ یہ سب جانتے ہوئے کہ فیروز علی کیسا انسان ہے، سب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ میں اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مرتضیٰ بیگ کا جواب سن کر زمار نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بند کی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ انکل فیروز کیسے ہیں اور کیسے نہیں، مجھے مہرش سے غرض ہے بس، زمار نے اپنے الفاظ دباتے ہوئے کہا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرتضیٰ بیگ یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا تھا اور ساتھ ہی شہریار بھی۔ واٹ؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ کیا کمی ہے مہرش میں؟ پڑھی لکھی، اچھے خاندان کی ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ میری پسند ہے۔ آپ کو ہر حال میں جاننا ہوگا، زمار وہیں بیٹھے کہا تھا۔ میں تمہاری شادی فائنل کر چکا ہوں۔ مرتضیٰ بیگ کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ زمار غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ زمار کی بات سن کر مرتضیٰ بیگ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شہریار نے آگے بڑھ کر زمار کو چپ کروانا چاہا، لیکن زمار شاید آج وہ سب کچھ کہنے کے لیے تیار کھڑا تھا جو اس نے اپنے دل میں کب سے دبایا ہوا تھا۔ تمہارا باپ ہوں میں، اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکوں۔ مرتضیٰ بیگ کی بات کرتے ہوئے آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، اس پر اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ کیسا باپ؟ جس کو یہ احساس تک نہیں کہ اس کے بچے اپنی ماں کی توجہ اور پیار کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی حالت آپ کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی ضد و رسولوں کے آگے اپنی زندگی کو ختم کر دوں؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ آپ کو منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے جہاں میری شادی فکس کی ہے وہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ میں مہرش سے شادی کروں گا، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں، زمار نے غصے سے کہا، اور باہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مرتضیٰ بیگ کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اپنی ماں کی شکل کبھی نہیں دیکھ سکو گے، یہ سوچ لینا، اور اگر تم ضدی ہو تو میں بھی تمہارا باپ ہوں، تمہاری شادی وہاں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ماں عزیز ہے یا اپنی پسند؟ مرتضیٰ بیگ کے کہے ایک ایک لفظ زمار کے دل کو چیر رہے تھے۔ اس نے غصے سے اپنے دانت چبائے اور مڑ کر مرتضیٰ بیگ کی طرف دیکھا۔